बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स और हम कर रहे हैं चैप्टर 11 यानी हीट के न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स हैं पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स। आज हम करेंगे 2004 एंड 2005 के न्यूमेरिकल्स। अब हम कर रहे हैं 2004 का ये न्यूमेरिकल है और इसमें आप ये देखिए कि जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा इसको आपको पता होना चाहिए, यानी इस पहले से आपने पूरा टॉपिक समझा हुआ हो। ठीक है, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा कि उसमें टॉपिक में ठीक है क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है और क्या इसमें क्वांटिटीज़ के सिंबल्स हैं ये। तो तभी आप सही से डाटा बना सकेंगे और फिर आपको उसका फार्मूला पता होगा उस टॉपिक का, तो फिर आप फार्मूला वो सही अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस considering it to be an ideal gas and the root mean square velocity of hydrogen molecule is 1850 meter per second at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure। ये जो 1 atmospheric pressure है इसकी वैल्यू दी हुई है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू जो होती है नॉर्मली गिवन नहीं होती है, न्यूमेरिकल के साथ ये वैल्यू गिवन नहीं होती है। ठीक है, ये एक तरह से कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन जो है हमें खुद पता होना चाहिए कि अगर आपको ठीक है किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो अब वो कन्वर्जन जो है क्या वैल्यू होती है उसकी, और ख़ुद आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। बाकी जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ होती हैं ठीक है वो न्यूमेरिकल के साथ गिवन होती हैं, तो वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो आपको गिवन होंगी और वो जो भी गिवन होंगी वही आप उसको लेके ठीक है उसको आप जो है लिख लेंगे डाटा में और अप्लाई करेंगे ये। तो यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, नॉर्मली गिवन नहीं होती। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रेशर का यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो ATM है ये हमारा नॉर्मल नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है ये। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है, पास्कल भी होता है। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन ठीक है गैस की। ठीक है, और इसको आप कंसिडर कर रहे हैं आइडियल गैस। ठीक है, इसमें आपको गिवन क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 1850 मीटर पर सेकेंड। और किस टेम्परेचर पर है ये वेलोसिटी, ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस ये। अब सबसे पहले देखिए हमें पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। तो हाइड्रोजन गैस में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है, तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स की वो वेलोसिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर वन मॉलिक्यूल है ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी को हम V1 से रिप्रेजेंट कर दें, तो सेकंड की V2 से रिप्रेजेंट कर दें, इसी तरह से हम थर्ड की V3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर n मॉलिक्यूल हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, यानी Vn तक हमारी सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो जाएगी ये। अब ये जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज होती हैं ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे होते हैं इन ऑल डायरेक्शन ये। तो अगर हम इनका वैसे एवरेज लेते हैं, यानी कि अगर आप V1 प्लस V2 अप टू Vn करें ठीक है, और इसको आप n से यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज वेलोसिटी जो आती है मॉलिक्यूल्स की हमारे पास 0 आ जाती है। और उसका रीज़न ये है कि ये मॉलिक्यूल जो हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अलोंग पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, और अलोंग पॉजिटिव नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी इन ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो कुछ वैल्यूज़ होती हैं वेलोसिटीज़ की पॉजिटिव होती हैं और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वेलोसिटीज़ की नेगेटिव होती हैं। और जब इनको ऐड किया जाता है तो ये रिजल्ट 0 देती हैं, और 0 को जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम नहीं कर सकते। तो फिर करते हैं क्या है, फिर हम ये करते हैं कि जो वेलोसिटीज़ होती हैं इनका क्या करते हैं, इनकी स्क्वायरिंग की जाती है। ठीक है, यानी अब पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, सारी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का ठीक है हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। और स्क्वायर करने के बाद इनको क्या कर लेंगे, ऐड करके, और ऐड करने के बाद हम इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। यानी स्क्वायर करने के बाद हमने इनका एवरेज लेना है। तो जब स्क्वायर करते हैं तो ये जो वेलोसिटीज़ जो नेगेटिव वेलोसिटीज़ भी होती हैं वो स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाती हैं। और फिर स्क्वायर करने के बाद जब हम एवरेज लेते हैं तो वो उसका रिजल्ट 0 नहीं आता, वो आपके पास ठीक है एक वैल्यू आती है। लेकिन आपने क्योंकि स्क्वायर करके एवरेज लिया है तो वो एक तरह से वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा होता है।
यानी एवरेज वेलोसिटी नहीं मिलती बल्कि एवरेज वेलोसिटी का आपको स्क्वायर मिल रहा होता है। तो अब दोबारा से इसको ठीक है स्क्वायरिंग का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए फिर इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यानी पहले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर किया, ठीक है, आपने उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, यानी ये एवरेज ले लिया आपने। तो ये एवरेज लेने के बाद जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हो जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि ठीक है पहले आपने ठीक है क्या किया है, पहले आपने स्क्वायरिंग की है, फिर आपने मीन लिया है, उसके बाद रूट लिया है। इसको हम कहते हैं VRMS। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स की। और इसको जो है आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V, ठीक है, पहले स्क्वायर किया है फिर मीन लिया, ये जो पर लाइन होती है बार ये मीन के लिए होता है। और उसके बाद जो है फिर ये आपने इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। और सबसे शॉर्ट जो है ठीक है सिंबल ये है आपका VRMS। ठीक है, ये हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और कैलकुलेट इस तरह करते हैं जैसे मैंने आपको ये मेथड बताया। तो ये जो होती है हमारे पास VRMS होती है। अब इसके डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं और हम अकॉर्डिंग टू डाटा जो है चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ये तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे डाटा में क्या है और हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखें कि VRMS जो आपको दी हुई है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल की, वो है 1850 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका वही यूनिट होगा जो वेलोसिटी का होता है, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद जब आपने देखें स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट एक का इफेक्ट एक तरह से कैंसिल हो गया। तो आपके पास ठीक है नॉर्मल वेलोसिटी आ रही है, एवरेज वेलोसिटी, जिसका यूनिट सिंपल वेलोसिटी का यूनिट की तरह ही होगा, मीटर पर सेकेंड। अब टेम्परेचर यहाँ गिवन है, हम इसको लिख लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में 273 ऐड करके। लेकिन यहाँ पर इस टेम्परेचर का हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे आपको प्रेशर दिया हुआ है, किस प्रेशर पर है ये वेलोसिटी VRMS, ये आपकी 180 एम पर, और 180 एम की वैल्यू दी हुई है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो ये हमने प्रेशर लिख लिया और हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी के लिए ठीक है ये सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है रो, और रो जो है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब देखिए कि हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो है ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें प्रेशर आता हो और रो यानी डेंसिटी आता हो। तो प्रेशर की जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ठीक है, वो इक्वेशन जो है हम यहाँ पर ठीक है इससे फार्मूला हम जो है ड्राइव करते हैं। लेकिन आपको देखें जब न्यूमेरिकल है तो आपको फार्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला जो है ठीक है थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से आप ड्राइव नहीं करेंगे। तो ये जो फार्मूला होता है ना 1/3, ठीक है, रो, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ से जो है ठीक है रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव होता है VRMS का। आप 3 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3p हो जाता है। ठीक है, रो को आप यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ये 3p अपॉन रो हो जाता है। और फिर आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ठीक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है, और यहाँ पे आपके पास 3p अपॉन रो आ जाता है ये। ठीक है, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ठीक है वो हमारे पास बनेगा, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, VRMS क्या है, VRMS आपके पास ये है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS। तो ये फॉर्मूला हमारा ठीक है इसे प्रेशर इक्वेशन से हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। 3 हमने, ठीक है, ये 3 की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये मैंने प्रेशर की ठीक है वैल्यू पुट की है 1.01 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी है रो, और ये हमने VRMS की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर देखिए कि हमें जो क्वांटिटी कैलकुलेट करना है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स की। दोनों साइड पे मैंने देखिए स्क्वायरिंग की है, और यहाँ पर क्या हुआ कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर की वैल्यू लिख ली 1850, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दें और ऐसे ही यहाँ पे ले जाके ठीक है अगर आप लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बड़ा नंबर जो हम हो जाता है तो ये बड़ा नंबर जो है इसको लिखने में हमारे पास मिस्टेक हो सकती है।
ठीक है, ये हो सकता है कि आप कोई नंबर गलत कॉपी कर लें कैलकुलेटर से, ये हो सकता है कि आप कोई डिजिट मिस कर दें। तो ये जो है अगर आपने कोई भी एक मिस्टेक कर दी तो ये आपका आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 1850 का स्क्वायर यहाँ पे एज इट रहने दें और यहाँ पे भी ऐसे लिख लें 1850 स्क्वायर, और फिर इस नंबर को अगर हम 1850 के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया इससे मैंने, ठीक है, तो ये आ गया 3.03 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, ये आपके पास रो आया। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब मैंने क्या किया है कि रो जो है, ठीक है, हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, रो इधर जाएगा और ये नंबर जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, और फिर आप इस नंबर को, ठीक है, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेटर आपको ये देगा 0.08853। डेंसिटी है, डेंसिटी जो होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, इसी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम के हिसाब से, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का आपके पास जो है यूनिट बन रहा है ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप आंसर को इसी तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी कैलकुलेटर आपको आंसर शो कर रहा है, ठीक है, डेसिमल में दे रहा है तो आप डेसिमल में कॉपी करके लिख दें, और अगर आपको एक्सपोनेंट में दे रहा है तो एक्सपोनेंट में कॉपी करके लिख दें। ठीक है, और बस उसको लिख दें ये आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट होगा आपका ये। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आंसर इस तरह से आ रहा है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सपोनेंट में, ठीक है, तो वहाँ पर, ठीक है, ये कि मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मेथड होता है, लेकिन ये कि इसमें स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर देते हैं जब पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, तो पावर जो है ये नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि अगर जो है आपके पास यहाँ पर आप पॉइंट जो है शिफ्ट कर रहे हैं, ये जो आपका पॉइंट है अगर आप ये शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ इसके बाद, ठीक है, यानी कि 2 डिजिट आपने शिफ्ट किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया, और कहाँ पे किया आपने, टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स आपने राइट शिफ्ट किया, तो 10 की जो पावर आएगी इसके साथ वो आएगी नेगेटिव। ये यानी कि अगर डेसिमल जो है शिफ्ट किया जाता है टूवर्ड्स राइट तो, ठीक है, तो 10 की पावर आती है नेगेटिव। ठीक है, और अगर डेसिमल शिफ्ट किया जाता है टूवर्ड्स लेफ्ट तो 10 की पावर क्या आती है, वो आती है आपके पास पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर बनेगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा, हमने इसको पॉइंट को शिफ्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर आपका अगर पॉइंट में आप जैसे उसमें लिखना चाहते हैं एक्सपोनेंट में इसको, तो आएगा 8.8, ठीक है, 53 एक्सपोनेंट 10, और कितना डिजिट शिफ्ट किया आपने, 2, और आपने इधर किया तो माइनस। ठीक है, तो ये -2 जो है इस तरह से आपके पास 8.853 एक्सपोनेंट -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ सकता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ लिया आंसर है, लेकिन हमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है बस वो आप लिख लें। ठीक है, तो आपका आंसर बस ये सही होगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे आपके पास। तो ये हमारे पास आ गई डेंसिटी ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 2004 का। ठीक है, ये हम इस तरह का पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये डाटा यहाँ पर डिफरेंट है तो हम इसको देखिए कर रहे हैं ये दोबारा। द लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर, ठीक है, ऑफ अ कार्नो इंजन। ठीक है, लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर क्या होता है, कोल्ड रेजर्वॉयर जिसको हम सिंक भी कहते हैं, इज एट -3 डिग्री सेल्सियस। ये कोल्ड रेजर्वॉयर का टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस, एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%। ठीक है, तो इस वक्त जो है, जिस वक्त जो है कोल्ड रेजर्वॉयर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, एफिशिएंसी कितनी है, 40% है। इट इज डिजायर टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू 50%। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें जो न्यूमेरिकल आपको आते हैं देखें वो ऐसे ही आते हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज करने की बात होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल में कभी डिक्रीज करने की बात आपसे नहीं की जाएगी। तो इंक्रीज जब आपसे करवाते हैं, तो मैंने आपको ये प्रीवियस जो हमने पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें आपको बताया था कि 2 तरह से इंक्रीज हो सकती है एफिशिएंसी, या तो बाय डिक्रीजिंग, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजर्वॉयर, या बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजर्वॉयर। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, हॉट रेजर्वॉयर का टेम्परेचर इंक्रीज करके, ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज की जा रही है, और उसमें कहाँ तक देखिए इंक्रीज किया है, इसमें 50%, यानी 40 से 50% तक इन्होंने इंक्रीज किया है ये। अब ये पूछ रहे हैं कि बाय हाउ मैनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजर्वॉयर बी इंक्रीज, यानी कि हॉट रेजर्वॉयर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करें, यानी कि आपको इस तरह से चेंज बताना है कि पहले ये था हॉट रेजर्वॉयर का टेम्परेचर 40% पे,
और फिर 50% पर इतना हमने इंक्रीज़ किया कि ये जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई 40 to 50%। तो आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर बताना है ऑफ हॉट रेजर्वायर ये, ठीक। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि आपने कोल्ड रेजर्वायर के टेम्परेचर को हमेशा लो टेम्परेचर रेजर्वायर के टेम्परेचर को, ठीक है, हमेशा, ठीक है, आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोल्ड रेजर्वायर का। ये है -3 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में चेंज कर रहे हैं, 273 ऐड किया मैंने, तो ये आपको रिजल्ट देगा 270 केल्विन, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। उसके बाद एफिशिएंसी जो दी हुई है आपको फर्स्ट, ये आपके दी 40%, ये परसेंट में है आपके पास, इसको हम, ठीक है, 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 40% इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मैंने 100 से डिवाइड किया और मैंने इसको एफिशिएंसी को मैंने डेसिमल में चेंज कर लिया 0.4। उसके बाद सेकंड एफिशिएंसी हमारे पास है 50%, ठीक है, हमें जहाँ इंक्रीज कहाँ तक करनी, 50% तक। इसको भी हमने 100 से डिवाइड करके, 50 को 100 से डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.5 ये। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द चेंज, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजर्वायर, यानी कि इनिशियल आपका जो होगा 40% पे जो आपका टेम्परेचर है हॉट रेजर्वायर का वो है T1, ठीक है, और 50% एफिशिएंसी पर जो हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर है वो T1 डैश। और क्योंकि आपने हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब है T1 डैश इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, T1 डैश माइनस T1, तो ये आपके पास आएगा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हमें डेल्टा T1 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देखिए कि अभी हमें हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जिस T1 किस पर, 40% एफिशिएंसी पर, ये ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास देखिए फर्स्ट एफिशिएंसी ले रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 लगा रहे हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ये ठीक है। T2 है आपका कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर, T1 है आपका हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर। एफिशिएंसी यहाँ पे आपको देखें क्या पुट करनी है, जो हमने डेसिमल में लिखी है 0.4, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट वो पुट करते हैं यानी 40% वाली, तो फिर यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो सिंपल यही है कि आप इसको कन्वर्जन करके, ठीक है, डेसिमल वाली वैल्यू पुट करें। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये माइनस के साथ है 270 ओवर T1, ठीक है, ये माइनस के साथ है, आप इसको यहाँ ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और 0.4 यहाँ प्लस के साथ है, आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये आ गया 270 ओवर T1 और ये 0.4 इधर आ गया, 1 माइनस 0.4 ये हो गया 0.6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 0.6 यहाँ पे आया है और T1 यहाँ पे आया, तो T1 की वैल्यू है हमारे पास 270 डिवाइडेड बाई 0.6। 270 को मैंने डिवाइड किया 0.6 से, मेरे पास आ गया हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर कब, ठीक है, 40% एफिशिएंसी पर आ रहा है ये कितना आ रहा है हमारे पास, 450 केल्विन, ठीक है, ये T1 आ गया है। अब आपको दूसरी एफिशिएंसी पर दोबारा हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो भी जिसका भी आपको समझ लें कि रेजर्वायर का टेम्परेचर वो इंक्रीज या डिक्रीज करवा रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यूज आपके पास दो होनी चाहिए, ठीक है, दोनों एफिशिएंसीज पर, और फिर आप उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके रिजल्ट बताते हैं ये। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि यहाँ पर हमने अब T1 डैश कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी T1 है आपका पास हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर किस पर, 50% एफिशिएंसी पर, और ये हमारे पास 50% एफिशिएंसी हमने शो की थी किससे, ठीक है, ईटा 2 से। यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया हमने, ये 0.5 है। और यहाँ पे देखें कोल्ड रेजर्वायर का देखें टेम्परेचर चेंज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जब हम एक का टेम्परेचर चेंज करते हैं यानी हॉट रेजर्वायर का, तो हम दूसरे का जो है कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कोल्ड रेजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये दोबारा, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं T1 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये होगा T1 डैश होगा ये बिल। तो अब ये देखिए कि आपके पास जो ये चीज़ है माइनस के साथ है, ये अगेन -270 अपॉन D1 डैश ये इधर आ जाएगा, और 0.5 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये होगा 1 माइनस 0.5, ठीक है, आएगा आपके पास 0.5, ये आएगा 270 डिवाइडेड बाई T1 डैश। यहाँ पे आप इसको देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, T1 डैश इधर आ जाएगा, T1 डैश आएगा 270 डिवाइडेड बाई 0.5, 270 को मैंने डिवाइड किया 0.5 से, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। हॉट रेजर्वायर का टेम्परेचर आया है, ठीक है, 50% एफिशिएंसी पर 540 केल्विन।
इसका मतलब है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया हॉट रिजर्वायर का। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इनिशियल था आपके पास, ठीक है, 450 और फाइनल आपके पास 540, तो इसका डिफरेंस जो है, ठीक है, आपको बताएगा कि हमने हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है। तो ये चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, T1 डैश माइनस T1 से 540 माइनस 450, ये आ गया आपके पास, ठीक है, 90 केल्विन, ठीक है। केल्विन में क्योंकि हमने टेम्परेचर कन्वर्ट किए थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर केल्विन में आ रहा है, ये आपके पास आ गया, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर 90 केल्विन, ठीक है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद है हमारे पास 2005 का न्यूमेरिकल ब्रास रिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर इज टू बी माउंटेड on a metal rod of 20.02 centimeter diameter at 20 degrees Celsius. ठीक है, to what temperature should the ring be heated? ठीक है, for brass alpha 1.9 exponent minus 5 per degree Celsius. एक ब्रास का रिंग है, एक रिंग है ब्रास का, और उसका जो ये डायमीटर है, ठीक है, वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर। इसको हम D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रास रिंग के डायमीटर को हमने D1 से रिप्रेजेंट किया है, तो D1 है आपका 20 सेंटीमीटर। अब एक आपके पास मेटल रॉड है, ये पूरी मेटल रॉड है, ठीक है। इस मेटल रॉड का डायमीटर जो है वो है आपके पास 20.02 सेंटीमीटर, ये आपको D2 से रिप्रेजेंट कर रही है। अब करना क्या है, ठीक है, इस रिंग को इसके ऊपर जो है माउंट करना है, इसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, इस रिंग को इस मेटल रॉड के ऊपर चढ़ाना है। तो अब ये चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा, ठीक है। क्यों? इसके ऊपर क्योंकि D1 छोटा है, D2 बड़ा है, ये ठीक है, ये रिंग छोटा है और ये रॉड जो है, ठीक है, इसका डायमीटर बड़ा है, तो ये इसके ऊपर नहीं आ सकता। तो अब ये किस तरह से इसके ऊपर माउंट करेंगे, किस तरह चढ़ाएंगे कि ये जो है इस रिंग को हीट अप कर रहे हैं। जब रिंग को हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि इसके एक्सपैंड होगा, ठीक है। जो भी चीज़ जो कि हीट अप की जाती है, गर्म होती है तो एक्सपैंड होती है। जब एक्सपैंड होगा तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसका डायमीटर इंक्रीज होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि कितना टू व्हाट टेम्परेचर, यानी व्हाट शुड बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ब्रास रिंग, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर, किस टेम्परेचर तक आप इसको रिंग को हीट करें कि ये इसके ऊपर माउंट हो जाए, ठीक है। और माउंट होने के बाद इतना बड़ा ना हो जाए हीट होने के बाद कि आप समझ लें कि इसके ऊपर चढ़ाएं तो ये यहाँ से, ठीक है, पास होकर दूसरी तरफ से निकल जाए, ठीक है। बल्कि इतना हो कि इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है, कि रिंग आपने इसके ऊपर चढ़ाया, इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है। इतना आपको हीट करना है रिंग को कि इसका डायमीटर जो है, रिंग का डायमीटर किसके बराबर हो जाए, मेटल रॉड के डायमीटर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो रिंग का डायमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर। रिंग को कितना हीट करना है कि हीट करने के बाद रिंग का डायमीटर कितना हो जाए, फाइनल डायमीटर हो जाए रिंग का, ठीक है, 20.02 सेंटीमीटर। और जब इतना हो जाएगा तो ये इसके ऊपर, ठीक है, फिक्स हो जाएगा रॉड के ऊपर ये। तो ये हमने डायमीटर लिया है, ठीक है, रिंग का इनिशियल 20 सेंटीमीटर, और D2 जो है मेटल रॉड का, यह हम कहेंगे कि फाइनल डायमीटर है किसका, रिंग का, आफ्टर हीटिंग, ठीक है। फाइनल डायमीटर है 20.02 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने सेंटीमीटर, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता, मीटर होता है, लेकिन हम इसमें कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यूनिट एक तरफ D1 आएगा इक्वेशन में और एक तरफ D2 आएगा, और ये दोनों यूनिट जो है ना कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका अगर आप कन्वर्ट कर लें मीटर में, यानी 100 से डिवाइड करके अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को, ठीक है, तब भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा, क्योंकि यूनिट जो है वो दोनों साइड पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर, ठीक है, हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर में हमने छोड़ दिया। आप चाहें तो इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है ब्रास का अल्फा दिया हुआ है। अल्फा क्या होता है, देख लें आप, ये यहाँ पर मैंने देखें इनिशियल टेम्परेचर लिखा है मैंने रिंग का 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए मैंने 273 ऐड नहीं किया, ठीक है। अगर आप 273 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो T2 का आंसर आएगा, ठीक है, ये भी केल्विन में आएगा। और अगर हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं 273, तो यहाँ पे जो T2 का यानी फाइनल आंसर जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रिंग,
ठीक है, ये भी आपका सेल्सियस में आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप इसे चाहें तो केल्विन में कन्वर्ट कर लें और चाहें तो इसको सेल्सियस में रहने दें। ठीक है, दोनों तरह से सही होता है। और ये भी कर सकते हैं कि जब आपका T2 का आंसर आ जाएगा तो आप इसको, ठीक है, एंड में आप इसको 273 ऐड करके इसमें केल्विन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो भी आपका केल्विन में आंसर, ठीक है, सही हो जाएगा। ये तो सेल्सियस में भी इसका आंसर दे सकते हैं, केल्विन में भी दे सकते हैं। अल्फा आपके पास देखें क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये होता है अल्फा। ठीक है, ये हमारा मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। और ये जो होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास, ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी चीज़, अगर मटेरियल है, ठीक है, वो आपके पास 1 मीटर समझ लें कि उसकी लेंथ है, और आप उसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने से उसमें कितना इंक्रीज होगी लेंथ। तो जितनी इंक्रीज होगी लेंथ, जितना चेंज आएगा लेंथ में, वो होता है हमारे पास अल्फा। ठीक है, अल्फा इज चेंज इन लेंथ फॉर यूनिट लेंथ, ठीक है, फॉर, ठीक है, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है। अल्फा कांस्टेंट होता है, तो ये हमें देखें डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट होता है, ये हमें याद नहीं करना पड़ता है, ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, कांस्टेंट की सारी वैल्यू जो है न्यूमेरिकल के साथ गिवन होती हैं। ठीक है, तो हम इनको जैसे एज इट इज़, ठीक है, लेके अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि अब हम सबसे पहले, ठीक है, T2 हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन हम करेंगे डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। पहले हम डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे हम T2 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइनल डायमीटर का। ठीक है, ये देखिए हमने किससे लिखा है, ये हमने उस तरह से लिखा है फॉर्मूला जो आपके पास फाइनल लेंथ का फॉर्मूला होता था, जो आपने लीनियर एक्सपेंशन में ड्राइव किया था। L2 इज इक्वल टू L1, ठीक है, 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि डायमीटर है, तो हम इसको L को, ठीक है, चेंज करना है D से। ठीक है, तो आप L को, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, आप जो भी आपके पास, जिसमें भी आपके पास चेंज आ रहा है, वो सिंबल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वर्ष करें हाइट का एक्सपेंशन है, तो आप H2 इज इक्वल टू H1 1 + अल्फा डेल्टा टी, इस तरह फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू लिखी D2 की 20.02, ये वही सेंटीमीटर में। D1 आपके पास 20। अब देखें यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 1 + अल्फा, अल्फा की वैल्यू लिखी मैंने डेल्टा टी। ठीक है, पहले आपने 20 को यहाँ पे ले जाके डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब देखें क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, ये आएगा आपके पास 1.001। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आएगा 1 + 1.9 एक्सपोनेंट -5 डेल्टा टी। अब आप ये वाला माइनस जो है, ठीक है, यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 0.001, और यहाँ पे रह जाएगा 1.9 एक्सपोनेंट -5 डेल्टा टी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.9 एक्सपोनेंट -5 यहाँ जाके डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड करेंगे 0.001 को डिवाइड करेंगे 1.9 एक्सपोनेंट -5 से, तो ये आपके पास आएगा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ब्रास रिंग का, ठीक है, 52.63 आपको मालूम करना है फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिखा है टू वॉट टेम्परेचर। अगर टू वॉट टेम्परेचर के बजाय लिखा होता है थ्रू वॉट टेम्परेचर, ठीक है, तो आपका इसका मतलब है कि आपको डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेल्टा टी आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू वॉट टेम्परेचर है, इसका मतलब है कि आपको T2 कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। अब डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है आपके पास, ठीक है, T2 माइनस T1, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और ये होगा आपका, देखें कि ये आप -T1 जब आप इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +T1, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी प्लस T1। डेल्टा टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 52.63, और T1 जो है हमारे पास कितना गिवन था 20। ठीक है, दोनों सेल्सियस में, दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास T2 आएगा 72.63 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ब्रास रिंग। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। इस तरह आंसर छोड़ देंगे, ये भी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। और अगर इसमें आप +273 ऐड करके केल्विन में आंसर लिखेंगे, तो ये आंसर भी सही होगा। ठीक है, केल्विन में 2005 का हमारे पास है न्यूमेरिकल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 100 ग्राम copper block is heated in boiling water for 10 minutes and then it is dropped into 150 gram of water at 30 degrees Celsius in a 200 gram
calorimeter. If the temperature of water is raised to 33.6 degrees Celsius, determine the specific heat of the material of the calorimeter. और गिवन है हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ठीक है, 386 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब ये देखें इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है, कॉपर का ब्लॉक है ये, ठीक है, और इसको कॉपर के ब्लॉक को आपने क्या किया है, जो वाटर बॉईल हो रहा था, ठीक है, उसमें आपने इस कॉपर ब्लॉक को डाल दिया ये, और कितनी देर तक डाल के रखा, 10 मिनट्स तक। तो जब आप इस ब्लॉक को बॉइलिंग वाटर में डाल के रखेंगे तो इस ब्लॉक का टेम्परेचर भी कितना होगा, जितना बॉइलिंग वाटर का होता है। और हमें पता है कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, वाटर किस टेम्परेचर पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस भी इसका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि आपने इसको बॉइलिंग वाटर में, ठीक है, 10 मिनट्स तक इसको बॉईल किया है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक है कैलोरीमीटर, ठीक है, ये जो पूरा समझ लें कि ये आपके पास कंटेनर है, ये सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये कैलोरीमीटर है ये, ठीक है। इसका डिफरेंट मटेरियल होते हैं, ठीक है, यहाँ मटेरियल इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है, यूजुअली कॉपर का भी होता है, कॉपर कैलोरीमीटर लिखा होता है न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे आपको मटेरियल नहीं बताया। ये कैलोरीमीटर है, ठीक है, मेटल का, और यहाँ पर इसके अंदर वाटर है ये, ठीक है। अब ये दोनों जो है कैलोरीमीटर और वाटर जो है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर है, और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों को देखें कि अब एक ये जो वाटर के अंदर बॉईल हो रहा है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, इसका है, और कम टेम्परेचर इसका है। इसका मतलब है कि ब्लॉक जो है ये आपके पास है हॉट बॉडी, और ये कैलोरीमीटर और वाटर, ये हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडीज। ये दोनों कोल्ड बॉडीज हैं, और ये आपके पास हॉट है ये। अब क्या कर रहे हैं कि इसको, ठीक है, निकालने के बाद, ठीक है, इसको कॉपर ब्लॉक को, ठीक है, बॉइलिंग वाटर में 10 मिनट्स तक बॉईल करने के बाद इन्हें निकाला, और निकालने के बाद इसके अंदर डाल दिया ये, ठीक है। अब जब इसके अंदर ये डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब इसके अंदर आगे ये इन्होंने ब्लॉक ये डाल दिया है, और ये इसका टेम्परेचर ब्लॉक का 100 है, और कैलोरीमीटर वाटर का 30 है, तो क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जब भी आपके पास दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, और एक हॉट बॉडी होती है और दूसरी कोल्ड बॉडी होती है, तो क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम, ठीक है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम ब्लॉक टू कैलोरीमीटर एंड वाटर, ठीक है, वाटर में ट्रांसफ़र होगी। वाटर जब गर्म होगा तो उसके साथ कैलोरीमीटर भी गर्म होगा। जब हम चाय को कप में डालते हैं तो देखें चाय तो गर्म होती है, साथ में कप भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वाटर भी, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर भी राइज होगा, उसके साथ साथ बिल्कुल सेम, ठीक है, कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। अब ये हीट कब तक ट्रांसफ़र होगी, फ्रॉम ब्लॉक टू वाटर एंड कैलोरीमीटर, जब तक के इन तीनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। तो अब जब इनका टेम्परेचर तीनों का सेम हो जाएगा, यानी किसका, ब्लॉक का, वाटर का, कैलोरीमीटर का, तीनों का टेम्परेचर, यानी हम कहते हैं इसका टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जब तीनों का टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, बिल्कुल सेम हो जाएगा फाइनली, तो हीट ट्रांसफरिंग जो है स्टॉप हो जाएगी, यानी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर सेम हो गया तो उसके बाद जो है ये हॉट बॉडी जो है हॉट नहीं है, और ये कोल्ड जो है कोल्ड नहीं है, क्योंकि सेम हो गया टेम्परेचर। ये कंडीशन होती है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर होता है जो कि सेम हो जाता है, ठीक है, उसको हम जो है समझ ले कहते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर है ये। अब ये देखिए कि हम जो है हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ये जो कैलोरीमीटर है जिस भी मटेरियल का है ये, इस कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट हमें कैलकुलेट करनी है ये, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin rise in temperature। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, और ठीक है उस सब्सटेंस का मास 1 किलोग्राम है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे उसको 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए, वो उसकी स्पेसिफिक हीट होगी। और स्पेसिफिक हीट भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस कांस्टेंट होती है। और यूजुअली हमसे क्या होता है कि ये गिवन होती है आपको यहाँ पे, क्योंकि पूछा गया कैलोरीमीटर की, तो आपको, ठीक है, वो गिवन नहीं है। बाकी जो भी स्पेसिफिक हीट जो होती है
ठीक है, वैल्यूज जो आप यूज़ करेंगे वो आपको क्या होगी, वो आपको गिवन होगी। तो यहाँ पे अब ये देखें कि अब जो है यहाँ पे देखें 3 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपको देखें प्रॉब्लम में एक है आपके पास कॉपर ब्लॉक, एक ब्लॉक है, ये हॉट बॉडी है। ठीक है, और दूसरा आपके पास है, ठीक है, यहाँ पर आपने डाला है किसमें, वाटर के अंदर डाला है, ये 150 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, ये दूसरी चीज़ आपके पास वाटर है। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारे पास कैलोरीमीटर है। 3 चीज़ें हैं। तो हम जब डाटा बनाते हैं तो हम इसको इस तरह कॉलम में डिवाइड करके अगर हम बनाएं तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग आपने कॉलम बना लेने और इसको डाटा बनाना है। एक ब्लॉक है, एक वाटर है, एक कैलोरीमीटर है। अब ब्लॉक की जो चीज़ें हैं, ठीक है, आप इनको सब यानी इनका इसका मास, टेम्परेचर, स्पेसिफिक इसको 1 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वाटर की जो सारी चीज़ें हैं, देखिए हम इसका मास, इसका टेम्परेचर, इसकी स्पेसिफिक हीट, इसको हम 2 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो कैलोरीमीटर है इसकी हम, ठीक है, 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपको मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है कॉपर का 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसने हमें किलोग्राम में चेंज करना है। हमने इसको 1000 से डिवाइड किया है, तो ये आया हमारे पास 0.1 किलोग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ कॉपर ब्लॉक है M1। फिर ब्लॉक का जो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि आपने जब इसको बॉइलिंग वाटर से निकाला तो ये इसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आपको कॉपर की स्पेसिफिक हीट गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल में कॉपर की स्पेसिफिक हीट गिवन है 386। और कॉपर यहाँ पे किसका मटेरियल है, ब्लॉक का मटेरियल है। तो ये हमारे पास ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम स्मॉल सी लिख रहे हैं। और ये 1 हमने किसके लिए लिया है, ब्लॉक के लिए। तो ये C1 है 386 और इसका यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, वाटर का अब देखिए मास कितना है, 150 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर ये वो वाटर है जो कि कैलोरीमीटर के अंदर है। ठीक है, ये वो वाटर नहीं है जिसमें कि ब्लॉक को बॉईल किया गया है। ठीक है, कौन सा वाटर है जो कैलोरीमीटर के अंदर है, इसका मास है 150 ग्राम। इसको भी 1000 से डिवाइड करके 0.15 kg, ठीक है, हमने ठीक है कर लिया, ये किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखें टेम्परेचर मैं केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। रीज़न क्या है कि हमारे फॉर्मूले में क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा। जहाँ पे हमारे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है वहाँ पर हमारे लिए, ठीक है, चॉइस होती है, चाहे तो हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें और चाहे तो हम केल्विन में कन्वर्ट ना करें, दोनों तरह से आंसर सही या सेम आ जाता है ये। तो अगर आप इसको 273 ऐड करके, तीनों में 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। और अगर आप इसको सेल्सियस में छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है, तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो यहाँ हम डेल्टा टी में जो हमारे पास चॉइस होती है, चाहे हम केल्विन में कन्वर्ट करें या ना करें, ठीक है, सेम आंसर आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है ये। ठीक है, ये भी गिवन होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए पूछी नहीं है ये, पूछा आपसे क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन होना चाहिए था। ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में गिवन होती है। और यहाँ पर देखें कि 2 तरह से गिवन होती है। इसकी जो समझ लें कि एग्जैक्ट वैल्यू है या एक्यूरेट वैल्यू है, वो होती है 4180 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और बाज़ दफ़ा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को राउंड ऑफ करके, ठीक है, वैल्यू क्या देते हैं, 4200 यानी 4200 भी दे देते हैं। तो जो भी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन होगी, ठीक है, वही आपको यहाँ पर आपको समझ लें कि न्यूमेरिकल में लिखना होगा और वहाँ पुट करना होगा। और अगर नहीं गिवन है तो आपकी चॉइस है, चाहे तो आप 4180 लिख लें या 4200। एक्यूरेट जो है वो ये वैल्यू है। ठीक है, वो राउंडेड ऑफ है। ठीक है, आपके पास 4200। तो यहाँ पर, ठीक है, हमने एक्यूरेट वैल्यू समझ लिया, हम लिख रहे हैं इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की। फिर कैलोरीमीटर, ठीक है, इसका मास हमें दिया हुआ है 200 ग्राम। इसको भी मैंने 1000 से डिवाइड किया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 0.2 किलोग्राम। ठीक है, अब देखें वाटर और कैलोरीमीटर जो थे वो दोनों सेम टेम्परेचर पर थे, यानी कैलोरीमीटर का भी इनिशियल टेम्परेचर 30 था और वाटर का भी 30। इसलिए मैंने इसका यहाँ पे T3 सिंबल नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों के सेम टेम्परेचर हैं, इसलिए मैंने इसका अगर T2 लिया है वाटर का, तो इसका भी मैंने T2 लिया है। ठीक है, दोनों के सेम है इनिशियल टेम्परेचर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ, ठीक है, कैलोरीमीटर, ये मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर, इसका C3 आपको कैलकुलेट करना है। अब ये जो T3 है आपके पास, ठीक है, ये जो हमारे पास T3 है ये होता है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ मिक्सचर, यानी कि जब हीट ट्रांसफ़र हो चुकी और आफ्टर ट्रांसफरिंग हीट जो हमारे पास तीनों का जो सेम टेम्परेचर हो जाता है, ब्लॉक, वाटर, कैलोरीमीटर का,
उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, T3 से। तो ये हमारे पास T3 जो है हमारे पास आ गया 33.6, यानी कि ब्लॉक का टेम्परेचर इनिशियल 100 था, ठीक है, और उसके बाद डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया ब्लॉक का टेम्परेचर 33.6। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 30 था और इंक्रीज होने के बाद हो गया 33.6, और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इनिशियल 30 था और इंक्रीज होने के बाद हो गया 33.6। तो ब्लॉक का डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर, वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज का हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ये होता है हमारे पास हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे हॉट बॉडी क्या है, ब्लॉक है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे हीट लॉस बाय हॉट बॉडी नहीं लिख रहे हैं बल्कि ब्लॉक लिख रहे हैं। हीट लॉस बाय ब्लॉक इज इक्वल टू, और यहाँ पे कोल्ड बॉडीज क्या है, कैलोरीमीटर एंड वाटर, ठीक है। तो हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब ये जो सारी हीट हैं, चाहे हीट लॉस बाय ब्लॉक है या हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर है, ये सारी असल में हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारी जो है ये सारे हमारे पास होते हैं डेल्टा क्यू। अब ये डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करें, ये डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में जो है हीट की वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफिक हीट वो कौन सी है, वो सिंपल हीट कैपेसिटी है, वो स्पेसिफिक हीट है, या वो मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो अगर मोलर स्पेसिफिक हीट होती है तो आप मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन होती है तो आप डेल्टा क्यू का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से फॉर्मूला निकालते हैं, और अगर आपके पास सिंपल हीट कैपेसिटी होगी तो आप वहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे। तो अभी देखिए कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1, ठीक है, डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये आपके पास हमारे पास फॉर्मूला इसका बनता है। यहाँ से हम डेल्टा क्यू का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक हीट गिवन है। अब ये देखिएगा इन दोनों को मैं ले जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा क्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है, MC डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होगा हमारे पास, ठीक है, MC डेल्टा टी है। तो तीनों के लिए हीट लॉस बाय ब्लॉक हो या हीट गेन बाय वाटर हो या हीट गेन बाय कैलोरीमीटर हो, तीनों के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, डेल्टा क्यू का MC डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर ब्लॉक है, ठीक है, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आपके पास वाटर और ये है तो उसके लिहाज से वाटर है तो आप इसको 2 2 कर लेंगे, और अगर आपके पास कैलोरीमीटर है तो इसको आप 3 3 कर लेंगे। इस तरह से हम डेल्टा क्यू का, ठीक है, फॉर्मूला जो है, ठीक है, यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे पास फॉर्मूला हमने कैसे लिखा है, ब्लॉक के लिए हम देखें हमने लिखा है M1 C1 डेल्टा T1, ठीक है। ये है मास ऑफ ब्लॉक, ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक, और ये है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक, ठीक है। फिर ये है, ठीक है, हीट गेन बाय वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर है, ये आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, और ये चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है। फिर ये आपके पास कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर है, और ये है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। ये दोनों का क्योंकि सेम टेम्परेचर चेंज हो रहा है वाटर और कैलोरीमीटर का, इसलिए दोनों में मैंने डेल्टा T2 लिखा है। अब ये देखिए M1 C1 तो हमने अभी ऐसे लिख लिया, अभी वैल्यूज पुट करेंगे बाद में। यहाँ पे देखें डेल्टा T को आपको किस तरह से, ठीक है, लिखना है। अब ये देखिए ब्लॉक का इनिशियल टेम्परेचर T1 था और ब्लॉक का फाइनल टेम्परेचर T3 था, ठीक है। तो अब आप फाइनल में से इनिशियल माइनस नहीं करेंगे, आप ये देखेंगे कि ग्रेटर टेम्परेचर क्या है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। ग्रेटर टेम्परेचर में से हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर माइनस करना है। तो अब देखिए ब्लॉक का T1 जो था यानी इनिशियल टेम्परेचर 100 था और ब्लॉक का फाइनल कितना हो गया 33.6। तो 100 ग्रेटर है, 33.6 क्या है आपके पास स्मॉलर है। तो आपने पहले T1 लिखना है, बाद में T3 लिखना है, ठीक है। फाइनल समझ के ये पहले नहीं लिखना है, अगर आप ये पहले लिख देंगे T3 माइनस T1 तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा T का मतलब है कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, चाहे इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो हमें सिर्फ चेंज देखना है, ठीक है। तो हम इसमें से,
ठीक है, T1 में से T3 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए ये मास ऑफ वाटर, ये आपका स्पेसिफिक वाटर। यहाँ पे देखिए कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T2 था, ये 30, और वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना था, 33.6। तो अब 33.6 ग्रेटर है और 30 स्मॉलर है, तो मैंने T3 पहले लिखा है और T2 बाद में लिखा है। ठीक है, बड़े को पहले और छोटे को बाद में, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, T3 माइनस T2। उसके बाद ये है मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये डेल्टा T2। ये आपके पास चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर है। इसमें भी देखिए कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 30, और फाइनल टेम्परेचर कितना था, 33.6। अब 33.6 ज़्यादा है तो हम T3 पहले लिख रहे हैं, और 30 जो है कम है तो आप इसको बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों का जो आएगा कैलोरीमीटर और वाटर का जो चेंज इन टेम्परेचर है दोनों का सेम है, T3 माइनस T2 और T3 माइनस T2। अब वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने डेटा बनाया है। यहाँ से हमने देखें 0.1, C1 कितना है, 386, T1 100, T3 आपके पास 33.6, मास ऑफ वाटर 0.15, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180, T3 ठीक है 33.6, T2 ठीक है 30, फिर मास ऑफ, ठीक है ये आपके पास आ रहा है कैलोरीमीटर, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये T3 आपके पास आया है फाइनल टेम्परेचर, ठीक है 33.6, और ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, यहाँ मेरे पास देखें स्पेस नहीं थी तो मैंने इस लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखा है, आपके कॉपी में होगी स्पेस, तो आप इसको एक ही लाइन में, ठीक है इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए आप कैलकुलेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस करने के बाद ये वैल्यूज आ रही है मेरे पास 38.6, 66.4। यहाँ पे देखिए 627, ठीक है, और 3.6, और यहाँ पे आ रही है 0.2, C3 3.6। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, इनको मल्टीप्लाई करने से ये आया मेरे पास 2563.04, और इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया है 2257.2। ठीक है, और 0.2 और 3.6 मल्टीप्लाई करने पे आया है 0.72 C3। आपको C3 कैलकुलेट करना है, ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, आप इसको यहाँ लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 2563.04 माइनस 2257.2। ठीक है, माइनस किया मैंने, ये आया मेरे पास 305.84। ठीक है, और ये 0.72 C3, 0.72 यहाँ पे जाएगा डिनोमिनेटर में, ये डिवाइड करेंगे आप 305.84 को 0.72 से, तो हमारे पास आंसर आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ द कैलोरीमीटर, ये आएगा 424.77, और इसका जो यूनिट होता है स्टैंडर्ड वही लिखेंगे, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर ये। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समझ लें कि स्पेसिफिक हीट वाटर आपको दूसरी वैल्यू गिवन होगी, अगर समझ लें 4200, तो फिर आपका ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, लेकिन वो भी सही होगा क्योंकि एग्जामिनर जो भी वैल्यू दे रहा है, ठीक है, उसको ही आपको लेना है। अगर 4180 दिया है तो 4180 लेना है, अगर 4200 दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट वाटर तो 4200 लेना है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। तो मैंने 4180 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर आया है 424.77 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो हमने आज किए हैं 2004 एंड 2005 के न्यूमेरिकल्स।